Today we will study lesson number 14, Sources of Energy, Part 2, 10th Science. Topic है Improvement in the Technology for Using the Conventional Sources of Energy. लास्ट टॉपिक में हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, जो कि फॉसिल फ्यूल्स थे, हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। लेकिन इस वीडियो में हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक बायोमास एंड विंड एनर्जी को इम्प्रूव करेंगे टेक्नोलॉजी अप्लाई करके। इम्प्रूव करने का मतलब है हमारा कि वो लेस एयर पॉल्यूटिंग बन जाएं, वो कम स्मोक प्रोड्यूस करें, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करें, उनकी हीट जनरेशन एफिशिएंसी ज़्यादा हो और वो बिना फ्लेम के जलें। इसलिए हमने बायोमास, जिसे हम प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, जब वो फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें ही हम बायोमास कहते हैं। जब हम लकड़ी को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करते हैं एक हाई टेम्परेचर पर, तो उसमें से वाटर और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस ख़त्म हो जाते हैं और जो बाद में बचता है वो है चारकोल। चारकोल एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी का पदार्थ है जो फ्लेम के बिना जलता है और लेस स्मोक प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू द वुड। अगर वुड को डायरेक्ट जलाया जाए उसके कंपैरिजन में, और इसकी हाई हीट जनरेशन एफिशिएंसी होती है। इसलिए चारकोल जो है वो वुड के कंपैरिजन में एक इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसी प्रकार से बायोगैस, बायोगैस होती क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को जब डिकम्पोज किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें बायोगैस प्राप्त होती है। बायोगैस भी एक इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है इन कंपैरिजन टू द प्लांट और एनिमल के वेस्ट को अगर हम डायरेक्ट एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करें। इसके अंदर होता क्या है? इसमें हम काऊ डंग को वाटर के साथ मिक्स करके एक बायोगैस प्लांट के अंदर डिकम्पोज करवाते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, बायोगैस प्लांट में एक डोम लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है जो कि एक डाइजेस्टर है। इस डोम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो काऊ डंग पानी के साथ मिक्स करके सलरी बना के उसे मिक्सिंग टैंक के थ्रू इस डाइजेस्टर में पास किया जाता है। ये डाइजेस्टर ब्रिक का बना हुआ है और सील्ड होता है। इनसाइड दिस डाइजेस्टर द slurry sent from the mixing tank is decomposed by microorganisms in the absence of oxygen, that is anaerobic respiration के द्वारा इसे डिकम्पोज किया जाता है। जब ये डिकम्पोज होता है तो ये कई दिनों का टाइम कंज्यूम करता है और गैस प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जनरेट होती हैं। ये गैसेस इस डाइजेस्टर के ऊपर गैस टैंक में स्टोर हो जाती हैं। यहाँ से इन गैसेस को गैस आउटलेट पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और इसे किचन के अंदर कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस क्योंकि 75% मीथेन से बनी होती है, तो ये गैस लेस एयर पॉल्यूटिंग है इन कंपैरिजन टू अगर हम काऊ डंग को जलाते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये लेस एयर पॉल्यूटिंग होती है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूसिंग होती है। तो ये इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज यूज टू डू द वर्क विद द हेल्प ऑफ द विंड मिल्स। विंड एनर्जी को एक एनर्जी सोर्स के हम के रूप में यूज़ कर सकते हैं विंड मिल्स की हेल्प से। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। ये मूविंग एयर क्रिएट्स होती है ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस।
कहीं पर ज़्यादा हीटिंग हो जाती है अर्थ की सरफेस पर तो वहाँ एयर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो जहाँ हवा ठंडी होती है वो हवा वहाँ से एकदम से तेज़ी से वहाँ आती है लेस एयर प्रेशर की तरफ, तो ये दिस क्रिएट्स ए विंड। ये मूविंग एयर ही हम विंड कहते हैं। इस मूविंग एयर को हम विंड मिल्स रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विंड मिल्स में क्या होता है, बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं जो कि विंड के द्वारा मूव करवाए जाते हैं, और ये ब्लेड्स जब मूव करते हैं तो विंड मिल की हेल्प से हम वाटर लिफ्टिंग का काम करते हैं या फिर टर्बाइंस को चलाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। सो विंड कैन बी यूज एज ए एनर्जी सोर्स। तो विंड को हम डायरेक्ट अगर यूज़ करें कि मूविंग एयर को हम एनर्जी के रूप में यूज़ करें, उसके कंपैरिजन में हम विंड मिल्स और विंड मिल फार्म बनाकर, जिन्हें हम विंड एनर्जी फार्म कहते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा एनर्जी और एनर्जी इन द इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उन्हें इम्प्रूव करने वाले बायोमास और विंड एनर्जी। नेक्स्ट है इसमें अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो हम चाहते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की लिमिटेड यूटिलाइजेशन है, क्योंकि जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर लिमिटेड इन अमाउंट, आल्सो दे आर एयर पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, हाइड्रो पावर प्लांट्स किन्हीं लिमिटेड एरियाज़ में ही हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारी जो वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरा, रहने वाले वहाँ पर लोग जो है विस्थापित करने पड़ते हैं। तीसरा, इसमें थर्मल पावर प्लांट में काफ़ी अमाउंट में कोयले को बर्न करना पड़ता है जो कि पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए कुछ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अबव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो लिमिटेड अमाउंट में हैं और उनकी लिमिटेशंस काफ़ी हैं। इसलिए अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक द सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी, जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि ट्रेडिशनल नहीं है, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते आ रहे हैं। तो ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इनमें सबसे पहले है, हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे इसमें अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। सबसे पहला है इसमें सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सन से प्राप्त होने वाली एनर्जी। सन से प्राप्त होने वाली एनर्जी के लिए हम सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं। सोलर रेडिएशंस जब सोलर सेल पर गिरती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, और उसी हीट का इस्तेमाल करते हैं हम वाटर को हीटअप करने में और फूड को बॉयल करने में। तो सोलर एनर्जी एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे प्राप्त ऊर्जा को हम अपने कई सारे कार्य करने में यूज़ कर सकते हैं, जिसे सोलर कुकर भी बना सकते हैं, और सोलर कुकर को हम ऐसे प्लेसेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर कम सन हीट प्रोड्यूस हो रही हो बेशक, तो जैसे कि हिली एरियाज़ में, लेकिन वहाँ पर इसका कम यूज़ होता है क्योंकि इसके लिए सन एनर्जी तो चाहिए ही होती है। दूसरा है इसमें एनर्जी फ्रॉम द सी। समुद्र से प्राप्त एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, जैसे कि टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी होती क्या है? टाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द moon, the gravitational pull of the moon on the spinning earth creates the rise and fall in the sea water. These are called the tides because the
high and low tides due to the difference in the sea levels gives us the tidal energy। तो हमें टाइडल एनर्जी मिलती कैसे है कि समुद्र का जो लेवल है वो लो और हाई, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। इसी को हम एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वाटर है उसे हम डैम्स में इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं नियर टू द सी, और उससे फिर फ्लोइंग वाटर की हेल्प से टर्बाइंस चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इन दिस वे द energy from sea or the tidal energy can be used to generate the electricity। Energy from sea is also the wave energy। wave energy जहाँ strong waves समुद्र में उठ रही होती हैं, strong waves, उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम इसी प्रकार से टर्बाइंस चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेव एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर द एनर्जी फ्रॉम द सी। नेक्स्ट है इसमें जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है भूतापीय ऊर्जा। धरती के नीचे की ऊष्मा को जब एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो हम इसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियो मीन्स जियो अंडर द अर्थ, थर्मल हीट एंड एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी the heat inside the earth at some places due to the geological changes, the molten rocks formed in the deeper hot regions of the earth sometimes comes to near the surface of the earth forms the hot spot। These hot spots when comes in contact with the underground water of the earth, the water is heated and converted into the steam। This steam with the help of the pipes is used to run the turbines and used to produce the electricity। और कई बार जो वाटर हीटअप हो गया है वो सरफेस की ऑफ द अर्थ से बाहर आ जाता है, इनको हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स। लेकिन ये बहुत कम जगहों पर होता है, इसलिए इस एनर्जी का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं कर पाते, तो इसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। फोर्थ एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन एक फिनोमिना है जिसमें हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स इनटू द लाइट न्यूक्लियाई। एक हैवी न्यूक्लियस को लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स से बम्बार्ड करके स्प्लिट कर दिया जाता है कम लाइटर न्यूक्लियाई में, जिनका मास कम होता है। तो ये मास इन डिफरेंस जो होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस का मास और जो न्यूक्लियाई उससे बम्बार्डमेंट के बाद स्प्लिट होने के बाद बने हैं उनके मासेस में जो डिफरेंस होता है वही एनर्जी के रूप में अपीयर होता है बाय द इक्वेशन। और वो एनर्जी होती कितनी ज़्यादा है, आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वेयर, इतने अमाउंट में वो एनर्जी रिलीज होती है जो कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एक हैवी एटम के न्यूक्लियाई को स्प्लिट करके जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी अगर एक एटम कोल ऑफ द को बर्न करने पर, कोल ऑफ द वुड को बर्न करने पर मिलती है, उससे लाख गुना ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ये एनर्जी डिसअपियरिंग ऑफ द मास, ये कह सकते हैं कि टोटल मास के बर्न करने पर प्रोड्यूस होती है। पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। मेन रूप से ये एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करता है। दूसरा, इसको स्टोर करना, उसमें भी
प्रॉपर नहीं हो पाती स्टोरेज, तो इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल के कारण एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन हो जाती है, एक्सीडेंटल लीकेज भी हो जाती है न्यूक्लियर रेडिएशंस की, और एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन का इसमें बहुत हाई रिस्क होने के कारण और हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन के कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को एनर्जी सोर्स के रूप में उतना अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। न्यूक्लियर सोर्स का एक अनदर मेथड भी है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई आर कंबाइन और फ्यूजेस टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस का जो मास होता है और लाइटर न्यूक्लियस के मास में जो डिफरेंस होता है वही एनर्जी के रूप में अपीयर होता है बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, तो ये एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, लेकिन इसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर न्यूक्लियाइज को फ्यूज़ करने के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियाई टू फ्यूज़ करने के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है प्रोसेस फिजिबल नहीं है। इसमें एक टॉपिक और है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं इनके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि मोर और लेस ऑल एनर्जी सोर्सेज आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। इट मे बी द solar cell or energy from the sun, solar energy. In that case also the device caused the environmental damage during assembly. So all the source of energy are more or less harmful for the environment. In future we are trying to find out the energy sources which may produce the less damage to the environment throughout their life. That's all.